रहीम जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम रीकैप करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या कवर किया है और देखेंगे इसमें हमने लास्ट टाइम जो कवर किया है वो है रैम मॉडल। ठीक है, रैम मॉडल में क्या होता है और उसको कैलकुलेट करने में या उसको मेजर करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इसका जो था वो हमारे पास था कि इसमें हमने कुछ रूल्स कवर किए थे। ठीक है, कि जो है वो आपने उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने होंगे, इनपुट साइज़ क्या होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर हमने देखी थी। उसके बाद मेमोरी कितनी चाहिए हमें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए एल्गोरिथम के लिए और प्रिमिटिव ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रिमिटिव ऑपरेशंस भी हमने बड़ी डिटेल के साथ देखे थे। तो इसके बाद जो है वो हम रीकैप के बाद आगे चलते हैं। प्रिमिटिव ऑपरेशन जी, तो इसमें हमने कंसेक्टिव प्रिमिटिव ऑपरेशंस देखे थे लास्ट टाइम हमने कंसेक्टिव प्रिमिटिव ऑपरेशंस देखे थे जी। उसको हम ज़रा अभी देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस सूडो कोड का एक जनरल आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है। ये सूडो कोड जो है एक एरे को, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसका नाम है एरे ए, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, मार्क कर दिया, और उसका साइज जो है वो आपके पास n इंटीजर्स है। तो इस सूडो कोड ने क्या करना है, इसने एक एरे को रिसीव करना है विद साइज n, क्लियर, और उसके बाद इसने जो रिटर्न करना है वो इस एरे में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि लार्जेस्ट नंबर है, उसको इस एल्गोरिथम ने या सूडो कोड ने जो है वो रिटर्न करना है। पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा कि ये कोड, सूडो कोड जो है एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। आप लोग फर्स्ट लाइन पे देखें, यहाँ पे हमने लेट किया कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लार्ज है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एरे के 5 6 7 एलिमेंट पड़े हुए हैं, उनमें से हमने लोकेशन 0 वाले को या फर्स्ट लोकेशन वाले एलिमेंट को हमने क्या करना होगा, एज ए लार्ज कंसीडर करना होगा। अब यहाँ पे हमने लेट किया है कि 0 जो है, ए ऑफ 0, ये हमारा लार्ज एलिमेंट है। उसके बाद फिर हमने इस लार्ज एलिमेंट को कंपेयर करना है विद अदर एलिमेंट या विद रेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ योर एरे, जिसका नाम यहाँ पे जो है वो ए है। अब इसके लिए हमें एक लूप को यूज़ करना पड़ रहा है, और वो लूप जी, इसमें लूप में जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। एक में हमें i इज़ इक्वल टू 1 है, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, i प्लस प्लस। तो ये अब देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। 1 to n-1 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, इटरेट हो रही है। उसमें ये होगा कि आप चेक करेंगे कि आपका क्या एग्जिस्टिंग एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट आपका है, फॉर एग्जांपल i की वैल्यू 1 है, तो a ऑफ 1 जो है क्या आपके लार्ज एलिमेंट से बड़ा है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाली वैल्यू जो है वो स्टेप नंबर 2 में करंट मैक्स के अंदर सेव हो जाएगी विल बी द लार्जेस्ट एलिमेंट, और वही जो है वो बड़ी वैल्यू जो आपका प्रीवियस लार्जेस्ट था वो रिप्लेस हो। अब यहाँ पे 2 स्टेप प्लस 1 को सेकेंड वो हो गया स्टेप। थर्ड स्टेप ये है कि आप लोग यहाँ पे वेरिएबल i को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये आपका हो गया थर्ड स्टेप, क्लियर। तो हमारे पास इस 1 स्टेप बनते हैं, और 3 स्टेप कौन से हैं। पहला स्टेप जो है वो आपके एरे के एलिमेंट को हाईलाइट करने, करंट मैक्स को असाइन कर रहे हैं, यानी कि दूसरा स्टेप करंट मैक्स की वो जहाँ पे इंडेक्स इस वक्त मौजूद है उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। स्टेप है तो टोटल इनिशियल स्टेप हो गया जहाँ से लूप आपकी स्टार्ट हो रही है, थर्ड स्टेप हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप हो गए। नेक्स्ट हम जो है इसी में डिस्कस करते हैं कि 2 स्टेप ईच टाइम कंपेयर i to n एंड इंक्रीमेंट ऑफ i। अब इस लूप में 2 स्टेप हो रहे हैं। पहला स्टेप जो है, आप i को उसकी फाइनल वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो, और दूसरा स्टेप यह है कि आप लोग i की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। तो 2 स्टेप आप लोगों के पास हो गए ये, ठीक है। इस लूप में एक जो स्टेप था वो हमने, जो 1 टाइम अकर होता था, वो हमने सेपरेट कर दिया, उससे जो प्रीवियस स्टेटमेंट थी उसके साथ इंक्लूड कर दिया, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्लियर।
उसके बाद ये था कि अब इन 2 स्टेप में जो लूप के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, अब इन्होंने परफॉर्म कितने टाइम होना है। अगर ये लूप हो रही है 5 टाइम एग्जीक्यूट, तो ये दोनों स्टेप जो हैं, स्टेप 1 एंड 2, 5 टाइम परफॉर्म हो। यस, यानी ये तो डिपेंड करता है कि यूज़र इनपुट क्या है। तो जितनी यूज़र इनपुट होगी उसकी बेस पे ये स्टेप्स जो हैं वो रन होंगे, उतनी दफ़ा ये चलेंगे। क्लियर। और उसके बाद जो है, अब हम आते हैं कि आपके पास ये 2 स्टेप कौन से हैं। अब ये 2 स्टेप जो है आपके पास, पहला स्टेप जो है वो एरे से एलिमेंट को रेफर करना, उसके एड्रेस से उसको पॉइंट करना, और दूसरा स्टेप है आपके पास, दूसरा स्टेप है उसकी करंट मैक्स से ये कंपेयर करना कि वो वैल्यू से छोटी है या कि नहीं। और उसके बाद जो है वो 2 स्टेप ही इसमें मैंने अभी अंडरलाइन किया है। ये 2 स्टेप कौन से हैं, इसमें भी उसी तरह है कि पहले आप लोग एरे को किसी लोकेशन से उसके एलिमेंट को ले लोगे, यानी यहाँ पे एलिमेंट जो है वो एक्सेस किया जाएगा, वो वैल्यू एक्सेस की जाएगी, इंडेक्सिंग उसकी एक्सेस की जाएगी, और उसके बाद दूसरा स्टेप इसमें आ जाएगा असाइनमेंट का, कि ये वैल्यू करंट मैक्स के अंदर सेव करवाई जाएगी। या और करंट मैक्स को असाइन कर दिया, ये आपका सेकंड स्टेप था। और यहाँ पे जो 1 स्टेप है ये आपके रिटर्न स्टेटमेंट को पॉइंट कर रहा है। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है आपके पास, जो आपके करंट मैक्स को इस, तो इसमें ऑब्वियसली बड़ी क्लियर सी बात है कि इसमें जो करंट मैक्स है, यानी कि जो वैल्यू आपकी कंपेयर होके आ चुकी है, अगर वो लेस देन है तो उसमें वैल्यू सेव हो चुकी है, तो वो वैल्यू जो है वो अब यहाँ से रिटर्न होगी। इसको हम एक स्टेप कंसिडर करेंगे। ये क्या है, ये आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ टाइम जो आपकी लूप एग्जीक्यूट हो रही है, ये उसको पॉइंट कर, नंबर ऑफ, यानी लूप कितनी दफ़ा जो है वो रन हो चुकी है। ये तो इनपुट साइज़ पे डिपेंड करेगा ना, कि आपकी लूप जो है वो कितनी दफ़ा रन हो चुकी है, तो ये उसके लिए ये शो अब n-1 टाइम क्यों है, वाई इट इज़ नॉट n टाइम, क्योंकि आपकी लूप जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और n-1 तक एंड हो रही है। सो इट्स टोटल एग्जीक्यूशन जो है वो n-1 टाइम अकर होगी। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ ऑफन देन दीज 2 स्टेप्स, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। अब हमने ये जी, अब हम ये बताएंगे, यहाँ पे ये आप साइड पे देख रहे हैं कि हाउ ऑफन डन, यानी ये वाले जो स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप्स ये हैं, 2 स्टेप्स ये हैं, और 1 स्टेप तो ये बाद में आ जाएगा फंक्शन के अंदर। ये लूप के स्टेप्स हैं, तो ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये इस लूप के लिए कितनी दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, ये हमने बताना है। तो अगर आपके पास n की वैल्यू हम ले लेते हैं 5, n की वैल्यू 5, तो आपके पास ये जो एरे है, ये जो लूप है, ये 4 टाइम चलेगी, और इसमें आपका हर स्टेप जो है 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे पहली जो ये वाली स्टेटमेंट है, इसमें 2 स्टेप परफॉर्म हो रहे हैं, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो यहाँ पे इफ जो है वो 8 टाइम, यहाँ पे 8 स्टेप यानी 8 प्रिमिटिव ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होंगे। इसी तरह अगर आप इस 2 को देखें तो इसमें भी आपके पास 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी बड़ी सिंपल सी बात है कि जितने स्टेप्स हैं, यानी 2 स्टेप्स हैं, फ़र्ज़ करें कि हमने n = 4 कर दिया है, तो वो 4 × 1 4 हो गए, और 4 स्टेप 8 तो ये हो गए, ठीक है, और 2 × 4 8, और 2 × 4 8, यानी हर स्टेप जो है, अगर लूप 4 दफ़ा चलेगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर हर स्टेप जो है 4 दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ईच टाइम। तो यहाँ पे जो है वो 8 स्टेप बन जाते हैं, 4 4, तो वो कितने हो जाएंगे, 8 टाइम्स हो जाएंगे, यानी 2 स्टेप्स हैं। तो ये टोटल आपके पास फार्मूला क्या हुआ, स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप जो है वो चल रही है, इज इक्वल टू टोटल। और इसके भी जो आपके पास टोटल स्टेप या प्रिमिटिव ऑपरेशन बनेंगे वो भी 8 होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट किए जा रही है। अब अगर हम n की वैल्यू 5 की बजाय कोई और नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 टाइम है, तो फिर आप इन स्टेप को उसी के मुताबिक जो है वो वेरी कर सकते हैं कि ये स्टेप जो है वो कितनी बार परफॉर्म होंगे। अब आ जाते हैं कि व्हाट इट मीन्स बिटवीन 4n - 1।
अच्छा, हो सकता है कि ये आपके पास शो ना हो रहा हो, तो यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन 4n-1 एंड 6n-1 इन द लूप। इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं। एंड 6n-1। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो 4 है ये आपके टोटल इसको शो कर रहा है कि 2 स्टेप आपके यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, 1 स्टेप आपका यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ये आपका 2 स्टेप ये हो गया, 1 ये हो गया, और आपके पास 1 ये स्टेप है। तो टोटल हमारे पास हो गए 4 स्टेप। ये जो 4 है आपको ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, ये टोटल 4 स्टेप्स हो गए जो कि आपको कैलकुलेट होने में आसानी कर रहे हैं। ठीक है जी। 2 स्टेप आपके पास करंट मैक्स ए ऑफ आई में, 1 स्टेप आपका आई को जो इनिशियलाइज किया जा रहा है, और 1 स्टेप जो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है n-1। और ये जो 6 है, अगर आप इन पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे, इन स्टेप्स को भी इंक्लूड करेंगे, तो फिर आप यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो वेरी करेगी 4 इंटू n-1 से और 6 इंटू n-1 के दरमियान। इट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ नंबर अपेयर इन ए ऑफ आई। अब ये भी हो सकता है कि अगर आपकी एरे जो है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ी हो, और आपका जो पहला एलिमेंट है वो ऑलरेडी लार्ज होगा, आपको आगे कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको जो गिवन एरे है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, और आप पहले एलिमेंट को सपोज कर लेते हो कि दिस वन इज़ लार्ज एलिमेंट, और उसके बाद फिर हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस वन विल बी द बेस्ट केस फॉर योर एल्गोरिथम या योर सूडो कोड। क्लियर? नो। अब हम देखेंगे कि रन टाइम एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं सूडो कोड टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का। हमने एक फंक्शन बनाया हुआ, ये आप देख रहे हैं जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। रन टाइम एनालिसिस करेंगे कि हम उसके हर प्रिमिटिव ऑपरेशन को हम क्या कास्ट दें, यानी कि उस पर हम उसको एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन करेंगे, और वो कांस्टेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं इन कुछ एग्जांपल में शो करूंगा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू जो है आपकी टाइप ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर टाइप ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन से मुराद ये है कि वो कांस्टेंट वैल्यू है, या कि वो वेरिएबल वैल्यू है, या कि वो यूजर इनपुट टाइप की वैल्यू है। असाइनमेंट है और मैं उसको कांस्टेंट वैल्यू C1 देता हूँ, जो C वेरिएबल्स हैं जो हमने डिफाइन किए। फर्स्ट वन, ये 3 वेरिएबल्स, ये वेरिएबल A को वैल्यू 2 असाइन हो गई, इसी तरह B को 3, और फिर उनका जो प्रोडक्ट है 2 इंटू 3 6 जो है वो C को असाइन हो गया। यहाँ पे हमने उनके प्रोडक्ट को प्रिंट कर दिया, और अब चूंकि ये आपके पास मेथड है एक, और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हो। क्लियर? अब यहाँ पे जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट लाइन जो डिक्लेरेशन की है जो आपके वेरिएबल की, लेट करते हैं ये आपका स्टेप 1 है, और इसकी जो कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट जो है वो आपके पास है C1। कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट जो इसका है वो C1। असाइनमेंट आपके पास हो रही है 2 जो है वो असाइन किया जा रहा है A को, जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो उसकी कास्ट हमने लेट की है, कम्प्लेक्सिटी जो है वो है C2। क्लियर? और कांस्टेंट कम्प्लेक्सिटी। और जो नेक्स्ट असाइनमेंट है जैसे B इक्वल टू 3, तो उसको भी हमने C2 ही लिया है, क्योंकि वो भी तो असाइनमेंट के साथ कांस्टेंट रिलेटेड कांस्टेंट है असाइनमेंट प्रिमिटिव ऑपरेशन के साथ। तो ये दोनों हमने C2 ले लिए। उसके बाद ये जो आप लोग स्टैटिक अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन सॉल्व हो रही है, तो इसके लिए आपने एक, तो ये कांस्टेंट 3 हो गया। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन के तौर पर, कैलकुलेशन के तौर पर ये यूज हो रही है। अलग कांस्टेंट जो है वो आप लोगों ने लेना है। अब अगर फर्दर सूडो कोड में जितनी जगह भी स्टैटिक आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आप लोगों ने C को ही कंसीडर करना होगा उसकी कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, रन टाइम कम्प्लेक्सिटी विल बी,
आपके ये तमाम कांस्टेंट ऐड हो गए C1, इसमें हम C1, C2, C3, C4 इन सबको ऐड कर देंगे। तो जब ये ऐड हो जाएंगे तो ये रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो कैलकुलेट हो जाएंगे। स्टेप में इसको देख रहे हैं, ये 2C2 हो गया आपके पास, यानी कि C2 एंड C2, 2C2। अब चूंकि ये सारे कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट का जो रिजल्ट होगा वो भी आपके पास कांस्टेंट ही होगा, तो हम इसको लेट कर देते हैं कि इसकी जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। यानी कि इस सूडो कोड की जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी विच डिपेंड ऑन द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ योर प्रिमिटिव ऑपरेशंस, which depend on constant value of your primitive operation। जैसे कि अब ये जो C है, कैपिटल C जो हमने लिया, ये डिपेंड कर रहा है आपके C1, C2, C2, C3 एंड C4 पे। अगर मैं इन तमाम की कांस्टेंट की वैल्यू 1 1 ले लूं तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 भी आपके पास कांस्टेंट है। और अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 लूं, इसको भी 1 स्टेप कंसीडर करूं, 1 1 1, और फिर आपके पास ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 1, ये 1, तो टोटल आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 5, तो ये भी आपके पास कांस्टेंट हो गया। तो आपके पास ये जो दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करने का सूडो कोड लिखा गया है, इसकी जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसमें जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आपने किस तरह से इसकी फाइंड आउट। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हमने जो है वो एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हम एक लार्ज नंबर जो है फाइंड आउट करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। जो हम सूडो कोड जिसका रन टाइम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें, और फिर हम इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है हम उसको काउंट करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो A, B, या पहला तो कांस्टेंट ये हो गया कांस्टेंट 1, इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए गए, कैलकुलेट करेंगे कि इसकी कम्प्लेक्सिटी, और वो हमारे पास है A एंड B होगा, वो A होगा आर्गुमेंट के लिए कि वैल्यू। फार्मूला तो बहुत ही आसान है। उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया है, तो प्रिंट जो है वो अभी कांस्टेंट में कंसीडर नहीं किया जाता। उसके बाद हमने इसको रिटर्न किया है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, तो रिटर्न स्टेटमेंट भी एक कांस्टेंट में कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं जी C1, C2 ये हो गए, C2 जो है असाइनमेंट्स के दो कांस्टेंट हैं, उसके बाद कांस्टेंट 3, फिर असाइनमेंट का ऑपरेटर है कांस्टेंट 2, ठीक है। जो असाइनमेंट्स के उनको हमने C2 कह दिया, जो डिक्लेरेशन के C1 कह दिया, जो कंपैरिजन के हैं C3 कह दिया। तो उसी हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास C1 है, C2, C3, C2, C2, C4। तो हमारे पास C2 कितने हैं जी, 4 हैं। तो हमारे पास टोटल ये कितने हो जाएंगे कैलकुलेट, ये हमारे पास हो जाएंगे जी तकरीबन 4 स्टेप, ये 5, 6 और 7 स्टेप हो जाएंगे। 3C2 क्यों नहीं लिखा 4C2 की बजाय, वो आप क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हालांकि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो है वो इनमें से एक बार चलेगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट वन C2 काउंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास सेकंड वाला काउंट होगा। तो आप चाहे आप इसको यूज़ करें, अगर आप पूरे इफ स्ट्रक्चर का वो करना चाहते हैं, कांस्टेंट उसकी कम्प्लेक्सिटी वो करना चाहते हैं, तो आप 4C2 कर लेंगे अगर होल इफ स्टेटमेंट की। और अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक पाथ के लिए आप वो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर हम C2 को कैलकुलेट करें, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरे C2 को कैलकुलेट करें, तो फिर आप लोग 3C2 भी मेंशन कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों C2 में से फिर आपके पास कंडीशन ट्रू होने पे ये या तो पहला C2 चला दें या आप दूसरा C2 चला, यानी ये ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास जो भी आप स्टेटमेंट है इसकी कंप्लीट कास्ट को वो करना, कांस्टेंट वैल्यू को लेना चाहते हैं तो 4C2 ले लें। और अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक पाथ का वो करना चाहते हैं कि हाँ कंडीशन ट्रू होगी तो ये होगा, और अगर C2 होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा C2 होगा, तो आप लोग 3 लेंगे। तो उसमें कोएफिशिएंट को जो है इग्नोर किया जाता है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो ये फिर हम फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, इसमें भी हम इसका रनिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जी देखें, ये हमारी आज की लास्ट एग्जांपल है, इसमें जो है वो एक कैलकुलेट हुआ है। इसमें रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी C1 प्लस C है, ठीक है। नेक्स्ट सूडो कोड में हम एक एरे को रीड कर रहे हैं, और उस एरे में
हम जो टोटल इवन नंबर हैं हम उसको काउंट कर रहे हैं और टोटल जो ऑड नंबर हैं हम उसको भी काउंट कर रहे हैं। यानी कि इस सूडो कोड का जो पर्पस है, रीड एन एरे ऑफ साइज n, और यहाँ पे जो साइज मैंने मेंशन किया हुआ है वो है टोटल 5, यानी कि आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, उसकी एरे डिफाइन है। अब हमने ये देखना है कि इस एरे में टोटल नंबर ऑफ इवन कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑड कितने हैं। फिर हमने इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है, रन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो देखनी है, कैलकुलेट करनी है। अब आप लोग इस फर्स्ट लाइन पे देखें जो यहाँ पे कंप्लीट है, हमने इसकी कास्ट को कर दिया है C1, यानी कि इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है कम्प्लेक्सिटी के लिए वो C1 है। उसके बाद फिर हमने दो असाइनमेंट की, CE1 इक्वल टू 0 एंड C ऑड इक्वल टू 0। तो अब चूँकि दोनों स्टेटमेंट आपके पास असाइनमेंट्स हैं तो हमने इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो C2 ले ली। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है लूप में ये जो I है ये काउंट हो चुका है इस C में, इस C2 में, क्योंकि हमने लास्ट इसमें देखा था कि जो ये जो इनिशियल पार्ट है ये इसका जो स्टेप काउंट हो जाता है वो जो प्रीवियस कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ हमने ऐड कर दिया, यानी कि ये जो C2 है ये आपको दो असाइनमेंट और प्लस ये जो वैल्यू I की असाइन हो रही है इसके लिए ये कांस्टेंट वैल्यू C2 जो है वो यूज़ की गई है। उसके बाद ये जो दो काम हो रहे हैं जिसमें एक I की वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है कि वो एंड तक 4 तक पहुंचा है या नहीं, और I का जो इंक्रीमेंट किया जा रहा है इनको कंबाइन एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई है और वो हमारे पास है C3। और उसके बाद जो कांस्टेंट हमने यूज़ किया वो है कंपैरिजन का। कंपैरिजन के अंदर ऑब्वियसली वही स्टेप्स हैं कि जिसमें से कंडीशन ट्रू होगी तो कांस्टेंट 5 इस एग्जीक्यूट होगा या फिर कांस्टेंट इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सेम इसी तरह से नीचे प्रिंट की स्टेटमेंट है और नीचे जो है वो रिटर्न 0 की, और रिटर्न 0 भी एक कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा जिसको हम कांस्टेंट 6 कहेंगे। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को हम कांस्टेंट कंसीडर नहीं करते रैम मॉडल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और इस लूप में आपके पास जो इस लूप की बॉडी में जो जितनी भी प्रिमिटिव स्टेटमेंट्स हैं या प्रिमिटिव आपके पास जो ऑपरेशंस हैं ये उनकी कंबाइन कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। अब इनको हम सिंगल भी कर सकते थे बिकॉज जब तमाम कांस्टेंट ऐड होते हैं तो वो भी आपको सिंगल कांस्टेंट वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। और फाइनली जो ये जो C6 है हमारे पास, ये जो है जब मेथड रिटर्न हो रहा है यानी रिटर्न स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन है और उसको भी हम 1 स्टेप काउंट कर रहे हैं, तो ये C6 जो है उस स्टेप को प्रेजेंट कर रहा है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू को। अब यहाँ पे C1 एंड C2 हमने वही लिखा। अब C3, C4 एंड C5 ये कांस्टेंट है तो इनका कंबाइन आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। हमें इसको रिप्लेस कर दिया एक सिंगल कांस्टेंट के साथ। ये C जो है इन तीनों का सम शो करेगा और उसके बाद है C6। और अगर हम इन कांस्टेंट वैल्यू को C1, C2 एंड C6 को ऐड कर दें, इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास फिर एक कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम कह रहे हैं C। क्लियर? तो अब हमारे पास चूँकि ये कांस्टेंट वैल्यू हैं सारे, हम इनको इग्नोर कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल जो कम्प्लेक्सिटी होगी इस सूडो कोड की वो होगी n। अब n जब आपके किसी भी सूडो कोड में सिर्फ सिंगल लूप होगी तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी ऑलवेज आएगी वो होगी n, चाहे वो आपकी लूप 5 बार एग्जीक्यूट हो रही हो चाहे 100 टाइम एग्जीक्यूट हो रही हो, उसकी कम्प्लेक्सिटी यही जो है वैल्यू जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे n ही काउंट की जाएगी। बाकी जो इसके साथ कोएफिशिएंट आएंगे, इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही होंगी, वो सारे जो है जब हम उसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे तो ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के प्रिंसिपल में ये भी है कि हम कोएफिशिएंट को एंड प्लस जो कांस्टेंट ऐड हो रहे होते हैं या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं किसी भी आपकी टर्म के साथ यानी कि n वैल्यू के साथ, वो ऑटोमेटिकली जो है वो इग्नोर या आप समझ लें कि ट्रिम कर दिए जाते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।